नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा पे बात करने जा रहे हैं और वो चर्चा का बिंदु है रोड सेफ्टी, ट्रैफिक। और ये एक ऐसा मुद्दा है जब दिल्ली का पोल्यूशन अपने चरम पर है। लोगों के घर से बाहर निकलने तक ही दम घुट रहा है, आंखों में चुभन सी हो रही है। उस परिस्थिति में आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले शो में, लेकिन उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पर। और रोड सेफ्टी पे इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे, सरकार के आंकड़े देखेंगे, उन्हें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड में कितने लोगों की अकस्मात मौत हो जाती है। अगर हमें दुर्घटनाओं को रोकना है, लोगों की जान बचानी है, लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना है या लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने का के लिए अगर हम लोग अपनी आत्मा से काम कर रहे हैं या तैयार हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम एक साथ मिल करके आप सब लोग और हम बात करें रोड सेफ्टी और रोड के नियमों पर। तो आज हमारा ये पहला पड़ाव है, प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में आज हम लोग उसके कुछ बिंदुओं को आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये जो बिंदु हैं, ये अपने आप में अलग हैं और हम सबके लिए या हम सबको जानना, इसको पढ़ना, इसको अनुसरण करना, ये हमारे आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात जब करते हैं रोड सेफ्टी की, तो फिर बात हम लोग ये भी करेंगे कि हमारे साथ में चर्चा करने वाले कौन साथी हैं। तो हम सबसे पहले अपने साथ में जो चर्चा के लिए आज हमारे बीच में हैं, और वो हैं सुनीता जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम लाइव प्रोग्राम में। और आप लगातार इस प्रोग्राम के लिए बहुत सक्रिय रहती हैं और हमेशा से ही सक्रियता आपकी नजर आती है। और आज हम लोग जो है एक विशेष मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। आपसे चर्चा भी नहीं की थी, आपको जानकारी भी नहीं दी गई थी कि हम लोग अचानक इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कुछ ऐसे दोस्त सामने आए और उन्होंने बताया कि इस तरह की बात हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग जो है रोड सेफ्टी पे बात करें। तो जी सर। आप क्या महसूस कर रही हैं? आप शुरुआत करें थोड़ा सा कि क्या महसूस कर रही हैं रोड सेफ्टी पे, रोड सुरक्षा पे, आपकी क्या राय है? सर, ये एक तो नया टॉपिक है और नई चीज़ें हैं, जहाँ तक कि लोग इस पे फ़ोकस भी नहीं करते हैं और इस चीज़ पे बातें भी नहीं करते। मानते हैं कि प्रोटेक्शन और एजुकेशन पे बातें होती हैं, बट इसको लेकर कोई बात नहीं करता कि रोड सेफ्टी पर भी हमें बात करनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि स्कूल में जो सेशंस होते हैं, वो नॉर्मल सेशन होते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे आपको ट्रैफिक पे चलना है, ऐसे चलना है, बस। उसकी थोड़ी-सी जानकारी नहीं डीपली दी जाती है बच्चों को कि कल को अगर उनके साथ कुछ इन फ्यूचर किसी के साथ भी हो जाए, तो वो चीज़ उसकी हेल्प कर सके। जैसे कि अभी तो 1 साल होने ही जा रहा है स्कूल को बंद हुए और कोरोना को आए हुए, तो इस वज़ह से बच्चों का भी माइंड हट गया है कि ट्रैफिक पे क्या है, कैसे है। तो हम इसी पे अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छी बात है और वैसे भी दिल्ली का पॉल्यूशन अभी बहुत बढ़ा हुआ है, तो हो सके तो कुछ लोगों को समझ भी आए। जैसे कहते हैं कि रेड लाइट पे अपनी गाड़ियों को बंद करो। मैंने अधिकतर देखा है कि अगर हम जब चल रहे होते हैं और रेड लाइट पे रुक जाते हैं, कई बार हम ही लोग अपनी गाड़ी को नहीं ऑफ करते हैं, जो कि वहाँ 2 से 3 सेकंड का ऑफ होता है, वहाँ कर देना चाहिए, तो उससे दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम होगा। अभी इस कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन लगा था 3 मंथ का, तो उसमें देखा था कि काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर थी। कितनी अच्छी लग रही थी दुनिया, काफ़ी दूर तक दिखाई देता था। फिर से वैसी हो गई है, अभी मौसम ठंड का आया भी नहीं है और ऐसा लगता है कि धुंध गिर रही है। तो इससे हम इस पे बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि रोड सेफ्टी पे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप तो निश्चित है कि सुनीता जी, आप जो है करवा चौथ का व्रत रखी होंगी, रखती हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं तो दिखा था चाँद। तो फिर आपको चांद कैसे नजर आया? मुझे नज़र ही नहीं आया था सर, 10 साढ़े 10 बज गए थे हमें।
बिल्कुल, तो ये परिस्थितियां नहीं है कि जहां पर चांद न नजर आए, और चांद तो चांद है, चांद तो शीतल है, उसमें रोशनी मीठी होती है, लेकिन जो सूर्य जो कि बहुत तेज रोशनी वाला होता है और उसकी रोशनी नहीं आती जमीन तक, यह बड़ा चिंता का विषय है। हाँ, और 11-12 बज जाते हैं पर सूरज की रोशनी अभी तक नहीं आती है। बिल्कुल, और वो छोटा-छोटा चाँद की तरह जगमगाता हुआ सूरज नज़र आता है। चाँद तो ख़ैर ज़्यादा रोशनी, अगर वो साफ-सुथरा हो तो ज़्यादा रोशनी होती है। सूर्य भी लाल नज़र आता है पूरा दिन। तो यह जो परिस्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। जल्द उसको तुरंत जो है काबू में लेने का जो भी प्रयास हो सकता है, जैसा भी प्रयास हो सकता है, जिस तरह भी प्रयास हो सकता है, वह तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार के साथ-साथ लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, खुद जागरूक होना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें दम किसका घुटता है? कौन परेशान होता है? कौन स इस समस्याओं को ज़्यादा जो बीमार हैं, जिनके श्वास की बीमारी है, जिनको दमे की बीमारी है, उस तरह के लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। और मुझे लगता है इस परिस्थिति में हम सबको अपने आप भी नियम को बना के चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ नियम होते हैं जो सरकार बनाती है। सरकार नियम इसलिए बनाती है क्योंकि हम हमारा जीवन सुरक्षित रहे, या हमारा जीवन एक हँसता-खेलता जीवन व्यतीत हो, या हम किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना घिरें। और हम ही अगर उस तरह के नियमों को तोड़ना चालू कर दें, तो हर बात के लिए सरकार की जवाबदेही, सरकार की तरफ देखना, सरकार इशारा करे तब हम गाड़ी फालतू लेके निकलना बंद करेंगे, सरकार इशारा करे तब हम जो है अपनी पराली जलाना बंद करेंगे, सरकार जब जो है निर्देश दे तब हम पटाखे छोड़ना बंद कर देंगे, सरकार ही जब बोले कि भैया तुम्हें अपनी धुएँ द जो जिस गाड़ी से जो डीज़ल और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं, उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, तभी हम इस्तेमाल करना बंद करें। मुझे लगता है ये नियम उचित नहीं है। हमें जो है खुद से इस तरह की चीज़ों पे चर्चा करनी पड़ेगी, हमें खुद से सोचना पड़ेगा, हमें उस तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा, हमें ट्रैफिक जाम को भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि मैं दिल्ली में जो हालात पहले थी, उससे बुरी हालत हो गई है आज ट्रैफिक जाम पे। जाम बहुत बुरा है, और जिस तरह का जाम मिल रहा है, जहाँ देखो वहीं जाम मिल रहा है, और उस जाम के कारण पॉल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रदूषण को रोकना 2-3 स्तर पे हमें काम करना होगा। एक तो सरकार अपने स्तर पे तुरंत निर्णय ले, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी की जो उम्र है वो अगर कम ज़्यादा हो, उससे अच्छा है कि आप पहले ही निर्णय लेना चालू कर दें। और दूसरा जो है, हमें पर्यावरण को साफ करने के लिए हम लोग खुद अपनी ज़िम्मेदारी उठाएँ। हम खुद ऐसे वाहनों को लेके बाहर ना निकलें जो धुएँदार वाहन होते हैं। हम सीएनजी गैस का उपयोग करें, जो बस चल रही हैं हम उनका उपयोग करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि अकेले जाना है फिर भी हम बड़ा साधन लेकर के ना निकलें। जिससे कि आपको अगर 3-4 लोग जा रहे हैं तो ठीक है, चा फ़ोर व्हीलर जा सकता है, लेकिन 3-4 लोग जा भी नहीं रहे हैं और फ़ोर व्हीलर लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, तभी हमारा जो है पूर्ण रूप से जो हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग सफल हो पाएँ। तो थैंक यू सुनीता जी, आपका इस लाइव से जुड़ने के लिए। आप लगातार सक्रिय रही हैं इस तरह के प्रोग्रामों को लेकर के। तो अब आपने ट्रैफिक को देखा होगा, दिल्ली के ट्रैफिक को, आप चूँकि यहाँ-वहाँ जाती हैं, तो आप क्या महसूस करती हैं? मैं सर जाती हूँ ना, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। इतना ट्रैफिक होता है कि जो उसकी गैस होती है, अभी हम बच्चों के मैच के लिए गए थे ओखला, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को वॉमिटिंग होने लग गई थी, कि इतना ट्रैफिक। और दिल्ली में हम लोग अगर जहाँ 10 मिनट में पहुँचना होगा, वहाँ हमें आधे से 1 घंटा लग जाता है, इतना ट्रैफिक हो रहा है। और एक तो ट्रैफिक इससे एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। लोग सोचते हैं पहले मैं निकलूँ, मतलब 2 मिनट कोई रुकने को तैयार नहीं है कि हमें रुकना चाहिए। मतलब चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, वो दिक्कत नहीं है उसकी, बट पहले मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है। आपने अपनी गाड़ी कब से नहीं निकाली है सुनीता जी? सर, मेरी तो लॉकडाउन में ही आई थी मार्च में, तो मैंने चलाई नहीं अभी तक। यानी कि आपने पूरी तरह पर्यावरण को ध्यान में दिया है, पॉल्यूशन को ध्यान पे दिया है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है।
अच्छी बात है। और मुझे लगता है इस तरह के संदेश हमें जब ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी हम मुझे लगता है हमारी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंडस्ट्री है, जो धुएँदार फैक्ट्रियाँ हैं, मुझे लगता है सरकार को तुरंत उनको रोक देना चाहिए, उसको ब्रेक कर देना चाहिए कि अभी वर्तमान में इसको ना इस्तेमाल करें। और जो पराली जलाने का जो अदर प्रदेशों में जो हो रहा है, ये अपने दिल्ली के कुछ हिस्से में जो इस तरह हो रहा है, मुझे लगता है जो धुएँदार एरिया है या धुएँदार जो फैक्ट्रियाँ हैं या जहाँ पर भी इस तरह की कंपनियाँ हैं, उन पे भी ब्रेक लगाना चाहिए। हमें मालूम है कि कोरोना काल की स्थिति के कारण सभी का रोज़गार ठप हुआ है, लोग परेशान हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी यही अगर नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो फिर सेफ्टी और फिर वो सब रखने से क्या फ़ायदा। इसलिए हमें सबसे पहला हमारा काम है कि हम कोरोना से बचते हुए हम अपनी सेफ्टी के लिए आगे बढ़ें और सेफ्टी हमारी ज़रूरत है कि उम्र को हम शेप रखें, बीमारियों से दूर रहें, तो उसके लिए हमें इस तरह की जो प्रदूषण जो बड़े स्तर पे फैला है, उसको रोकने की सबकी भागीदारी और हमें सुनिश्चित करना होगा, सब लोग एक साथ होना चाहिए। तो हमें ये बात करना है कि हम जो नियम है, जो नियम पर नियम हम लोग सरकार बनाती है या नीतियाँ जो तैयार होती हैं, मुझे लगता है उनका इस्तेमाल जो हम लोग खुद पालन करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी जो हम खुद नियम बना कर के चलते हैं, वो ज़्यादा लाभदायक होता है। यदि हमें मालूम है कि हम ट्रैफिक को तोड़ के आगे निकलेंगे या हमें रेड लाइट्स को जल्दी क्रॉस करना है, तो मुझे लगता है वो हमारे बनाए हुए नियम हैं और उस नियम को हमें तोड़ना होगा, तो उसके लिए हमें करना होगा कि हम ऐसे नियम को रोकें और हम तैयार हों कि यानी कि सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनका प्रयोग करें, तो शायद बेहतर होगा और तभी हम लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएँगे और एक अच्छे नागरिक होंगे। तो हमें यातायात के नियमों को हमें पूरी तरह समझना होगा, पूरी तरह जानना होगा और इसके लिए हम 3-4 सेशन लगातार लेंगे और तभी हम लोग पूर्ण रूप से यातायात पे चर्चा कर पाएँगे। आज हम यातायात के कुछ बिंदुओं पे ज़रूर आज हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये होता है कि यातायात के नियम का पालन करने से पहले हमें लाइसेंस जो है वो कब बनाना चाहिए या कब बनता है, यह जानकारी सबको होनी ही चाहिए और होती है। लेकिन इसका बावजूद भी हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। आपको तो पता होगा सुनीता जी कि लाइसेंस किस उम्र में बनता है? हाँ जी सर, 18 के बाद और अब तक मेरा लाइसेंस नहीं बना इसलिए मैं गाड़ी नहीं चलाती। चलिए, तो ये ये रियल बिल्कुल है। सही है कि हमें कि 18 के मैंने बाद अप्लाई कर रखा है और मेरे को फैमिली बोलती है कि डेयरी तक चले जाओ, बट मैंने उनको ये बोला है मान लो अगर मैं किसी को एक्सीडेंट या कुछ हो जाए, तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, उसमें मेरा फँसना बहुत ज़्यादा है और फिर किसी बच्चे या किसी के साथ हादसा हो जाए उसका क्या फ़ायदा? जब मेरा लाइसेंस होगा पूरा मुझे जब सीख जाऊँगी, तो पूरी तरह इंटरव्यू देने के बाद ही मेरा लाइसेंस बनेगा। आजकल क्या है लोग पैसे देके लाइसेंस बनवा लेते हैं और कल को एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो कहते हैं हमारा तो लाइसेंस है। तो ये बिल्कुल, रूल के तो ये खिलाफ है। नियम यानी कि हमें सबसे पहले हमें अपनी उम्र को ध्यानते हुए होना चाहिए कि आप सिर्फ़ 14 साल के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइसेंस बन जाएगा। कार या दुपहिया वाहन नहीं चला सकते हैं आप 14 साल तक की उम्र में या फिर यानी कि 18 साल से नीचे और अगर चला भी रहे हैं, तो आप रोड पे चलना आपका वर्जित है। आपकी जो उम्र है 18 साल के पूरे करने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना बनता है और आप इसकी पूरी अपनी तैयारी करें, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करें, अच्छा तरह प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण के बाद में उसका प्रैक्टिकल दें, फिर इसके बाद आपका लाइसेंस आपके हाथ में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं, वो 18 से नीचे होते हैं, इसके बावजूद भी उनसे गाड़ी चलवाते हैं और गाड़ी चलवाते ही नहीं हैं, बल्कि गाड़ी को वो आँख बंद करके चलाते हैं, बहुत तेज़ी में चलाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग बैठ के चलाते हैं और पूरी तरह अनदेखी करते हैं रोड के नियमों को यानी ट्रैफिक नियम को। और क्या हमें बताना चाहिए, चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके बारे में हर परिवार के लोगों को कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को बताएँ। वो इस बात को लोगों के बीच में रखें, अपने परिवार के बीच में रखें, अपने बच्चे को बताएँ, अपने पूरे घर को बताएँ और वो बताना हमारे सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम लोग ये सब बता पाएँगे, तो मुझे लगता है हम हमारे लिए
या आपके लिए या हम सब के लिए यह सबसे बेहतर होगा। तो हमें सबको बताना है कि 18 साल के पहले आपको रोड में गाड़ी लेके नहीं चलना है और आपको अपना लाइसेंस भी इस उम्र तक बनाना है। दूसरा एक और भी है कि गाड़ी क्योंकि आपका लेन से जब गाड़ी की जो लेन चलाने की जो रोड में लाइन बनी होती है, हमें उसका भी पालन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी भी लाइन पे कभी भी क्रॉस कर पाएँगे, किस गाड़ी के आगे कब निकलना है, उसके आगे बढ़ने की क्योंकि एक दिन मैं एक सेशन पे था और उस दिन मैंने एक चर्चा किया था कि लोग बहुत तेज़ी में हैं, लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जाता हुआ कोई नज़र नहीं आता, हर व्यक्ति रोड में ही नज़र आता है। तो बिल्कुल सही है कि आपका जो अपना जो रोड में जो नियम बनाए गए हैं, जो आपकी लेन चलने की जो लेन है, आप उसके बाहर मत जाइए। आप जब भी लाइन तोड़ेंगे तो आप अपने आप को असुरक्षित ही महसूस कर पाएँगे। क्योंकि आप जब लाइन तोड़ते हैं तो आप किसी न किसी को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने की जबरन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आपको क्रॉस करना है वहाँ आप क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे आपको नियम के आधार पे क्रॉस करना चाहिए उस नियम के आधार पे नहीं करते, ओवरटेक करते हैं और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ ओवरटेक में होती हैं। सामने आने से बहुत कम, लेकिन ओवर अटैक में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ रोड में होती हैं। ये हम नहीं कहते, ये सरकार का आंकड़ा कहता है, सरकार का डाटा कहता है। तो हमें जो है इस तरह जो यानी कि ब जो आंकड़े जो आ रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले आने हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप में तैयार नहीं हैं, हम खुद से तैयार नहीं हैं। हम लोगों से हम हर पल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ता है। तो कई बार देखा होगा सुनीता जी आपने भी कि लोग जो है आगे ज़बरदस्ती आगे निकलने के चक्कर में हम कभी-कभी आरटीवी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं या मोटरसाइकिल में किसी की बैठ जाते हैं, तब भी देखते हैं कि लोग आगे जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आरटीवी वाले, ऑटो वाले, तो आप तो अक्सर ऑटो और आरटीवी अपनी गाड़ी तो नहीं चला रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आरटीवी और ऑटो में सफ़र तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जी आप सर। बताइए कि वो कैसे आगे जाते हैं? किस तरह आगे जाते हैं और किस तरह रोड को रोकते हैं? मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बाइक पे जाती हूँ तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ 2 मिनट अगर हम लेट हो जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट पे होता है ना सर कि 1 सेकंड पहले ही लोग जाने लगते हैं और उधर से वो सोचते हैं कि 1 सेकंड बचा है मैं निकल जाऊँगा, तो उसी में अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं इनको बोलती हूँ जब 2 मिनट हो जाए तब निकला करो। क्योंकि एक काउंटिंग वो भी उधर से ले रहे हैं, एक काउंटिंग तुम भी इधर से ले रहे हो और दोनों फिर ये सोचते हो मैं निकल जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा। तो इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत डर हो कई बार ऐसा हुआ है कि ऑटो से कई बार अभी सडनली जब हम गए थे, तो एक बाइक वाला सामने से कट होके गया। मान लो अगर उन अंकल तेज़ होते, तो या तो उसको चोट लगती या हमें चोट लगती। मतलब कोई रुकने को तैयार नहीं है। इतनी रेस तो पढ़ाई में भी नहीं है, कि हाँ, वो भाग रहे हैं तो मैं भी आगे निकलूँ। पर बाइक में और ट्रैफिक में बहुत है। बिल्कुल। तो मैं उसकी बात कर रहा था आपसे कि आपने देखा होगा कि आरटीवी में जब बैठते हैं या ऑटो में जब बैठते हैं, तो देखते हैं कि ऑटो वाले कितना किस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बाइक वाले किस तरह आगे बढ़ने की तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ने की सोचते हैं कि वो जो एक क्रॉसिंग लाइन बनी होती है कि ये सिर्फ़ ट्रैफिक होने पर, रेड लाइट होने पर लोग चलेंगे पैदल, बट वो उसपे भी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, कि ज़ेब्रा हमें क्रॉसिंग। जाना है, हमें जाना है। वो रूल रेगुलेशन बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करते और इसमें फिर ट्रैफिक पुलिस कितना देखेगी? वो कुछ ही लोगों को देख सकती है, वहाँ कम से कम 4-5 ही होते हैं और इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो कई बार ट्रैफिक पुलिस की भी कोई गलती नहीं होती। मैंने देखा है अक्सर कि वो जब तक चालान काट रही होती है, तब तक बिना हेलमेट के लोग निकल रहे होते हैं। तो मतलब वो बिल्कुल, भी तो देख जो रहे डर होते हैं। है, जो लोगों का डर है वो पूरी तरह खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि कानून को इस तरह और सख्ती से इसीलिए कानून बनाए जाते हैं और जब सरकार सक्रिय होती है, सख्त होती है, तब कहते हैं कि सरकार शक्ति है। फिर अगला ये है कि आपकी गाड़ी में हॉर्न तो लगा ही होता है और हॉर्न कब बजाना चाहिए, कब नहीं बजाना चाहिए, यह तो बड़ा चिंता का विषय है। जब भी हम लोग देखते हैं इतने हॉर्न बजते हैं रास्ते में कि आपको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। आपका सर दर्द होने लगता है और जो बीमार होता है या किसी तरह मानसिक रूप से परेशान होता है, उसका तो मुझे लगता है कि रोड में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और बिना वजह
क्योंकि आपको कब हॉर्न बजाना है, आप विषम परिस्थिति में हॉर्न बजा सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हॉर्न बजाने की जगह है, जहाँ पे बजाया जा सकता है, यहाँ पे मुझे आगे क्रॉस करना है या एक मोड़ है ऐसा जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, उसको करके अगर आप हॉर्न बजा के अगर वहाँ जाते हैं तो ठीक है। लगता है जहाँ बजा उचित है हॉर्न बजाना वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ अनुचित है, जहाँ बजाने का कोई तुक नहीं, आप रोड में जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका हॉर्न बंद नहीं है, आप बिल्कुल पी, पी, पी करके बिल्कुल उसको बजाएँ और बजा के चलता ही रहता है हॉर्न। मुझे लगता है कि वह भी गलत है, उसको भी हमें समझना होगा, उसको हमें जानना होगा, उसको कब हमें बजाना है। सरकार ने बहुत कई जगह जो है हॉर्न का में क्रॉस का निशान लगा, एक गोल सा निशान है उसमें हॉर्न बना हुआ है, क्रॉस का निशान है, उसको लगा रही है। कहीं पे कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने से बाहर लगा लिख के टांग देते हैं, कृपया फालतू हॉर्न ना बजाएँ। बहुत सारे ऐसे जो ड्राइवर हैं, समझदार ड्राइवर हैं, वो अपने गाड़ी के पीछे भी लिखा देते हैं, लिखते हैं, कृपया आवश्यकता पड़ने पे ही हॉर्न बजाएँ, फालतू हॉर्न ना बजाएँ, दूसरे शोर ना मचाएँ। इस तरह के जो नियम कानून जो लिखे जाते हैं, किए जाते हैं, मुझे लगता है उसका सबको पालन करना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छी तरह हम उसको जान पाएँगे, समझ पाएँगे और कह पाएँगे। और हॉर्न तो आपने सुना होगा सुनीता जी कि अक्सर जब हम लोग रोड में जाते हैं तो ट्रैफिक रेड लाइट है, हाँ, खड़े फिर भी हैं, बजाना है। तब भी हॉर्न आपका बजता है। आपने तो देखा है उसको, क्या हाँ, महसूस करती हैं उस दौरान? गुस्सा आता है सर। मैंने तो 2-3 दिन पहले डाँटा भी था किसी को। मैं बाइक पे थी और रेड लाइट हो रखी थी, वो फिर भी कार वाला इंसान हॉर्न बजाए जा रहा है। तो मैंने उसे इशारे में कहा, "आ जाओ आगे जाके देख लो, तुम पहले निकलो।" तो जब वो निकला तो उसका शीशा खुला हुआ था। मैंने कहा, "दिमाग नहीं है, जब रेड लाइट हो रही है तो कोई कैसे आगे जा सकता है?" तो कह रहे हैं मैंने बजा दिया। मैंने कहा, "पागल-वागल हो क्या? हॉर्न बजाने के लिए इतना?" हाँ, किसी को ओवरटेक करना हो तो चलो ठीक है, ओवरटेक में बजाना। पर अक्सर देखा गया है सर, वहाँ कोई ओवरटेक नहीं में नहीं, बजा। जब आगे क्रॉस करना हो तब ओवरटेक नहीं बोलेंगे, ओवरटेक खतरनाक शब्द है। ओवरटेक तो हाँ, कभी करना ही मतलब नहीं चाहिए। कि मेरे को निकलना है और उस इंसान को बताना है कि मुझे इस साइड से हाँ, निकलना तब है। एक अलग चीज़ है लेकिन हाँ, तो हाँ, वो वहाँ से बजा कर निकलना ज़रूरी है क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कोई साथ में जा रहा है तेज़ी से, तो एक समझ आता है, पर ये फालतू के ही बजाते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक और भी बात है सुनीता जी, आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने भी यही देखा है कि गाड़ी चलाते वक़्त सीट बेल्ट ज़रूर पहने और भले ही थोड़ी दूर जाना हो, लेकिन अक्सर हमने देखा है, हेलमेट है और या सीट बेल्ट है। ये सीट बेल्ट भी नहीं लोग लगाते हैं और हेलमेट का भी इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। और जब भी कभी होगा कि इतनी दूर में उन्हें पता होता है कि भई इतनी दूर में कोई ट्रैफिक वाला पुलिस नहीं है या पुलिस परेशान नहीं करे, तो बिना हेलमेट के ही अक्सर लोग जाते हैं। और सबसे बड़ा फैशन, फैशन तो सुनीता जी जब आश्चर्यचकित होते हैं जब हम देखते हैं कि हेलमेट सर पे लगाना चाहिए, सर पे नहीं लगाना चाहिए, हेलमेट में हाथ डालेंगे और हेलमेट को हाथ में टाँग करके बाकायदे बाइक में जाएँगे आराम से बैठ कर के। तो मुझे लगता है ये अक्सर देखता हूँ और मेरी बहन है एक आयशा, वो भी अक्सर देखता हूँ कि वो हेलमेट को ऐसे ही टाँग के जाती हैं बल्कि वो नहीं चलाती। तो उनके लिए भी सलाह है कि प्लीज़ आप जो है जब भी हेलमेट लगाएँ तो हेलमेट लगा के जाएँ, हाथ में हेलमेट पहनने के लिए नहीं है। हाथ में पहनने के लिए नहीं है, आपको सर पे लगाने के लिए है। तो इस तरह मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप भी जब भी घर से बाहर निकलें तो अगर 2 पहिया चलाने जा रहे हैं या 2 पहिया के पीछे बैठ के जा रहे हैं, तो आप हेलमेट बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि हेलमेट चाहे आप पीछे बैठे हों, चाहे वो गाड़ी चला रहे हों, आपको हेलमेट के बगैर गाड़ी में बैठना ही नहीं है। और यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आप अपने आस-पड़ोस से ले लीजिए, किसी से और से माँग लीजिए या खरीद लीजिए, इतने महँगे भी हेलमेट नहीं मिलते, क्योंकि आप सबसे पहली ज़रूरत है आपकी अपनी सुरक्षा। जब हम ही नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में गाड़ी में बैठेगा कौन? गाड़ी चलाएगा कौन? गाड़ी में ये सेफ्टी कौन करेगा? या आपके बच्चे को पालेगा कौन? तो आपके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन सभी ज़िम्मेदारियों को मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। तभी जाकर के हम लोग बात कर पाएँगे कि गाड़ी का सीट बेल्ट और गाड़ी का जो हेलमेट है हमें गाड़ी चलाने से पहले, वो हमें बेहद ज़रूरी है कि हम उसका इस्तेमाल करें। क्या राय है सुनीता जी आपका हेलमेट सर और मैंने सीट बेल्ट? अक्सर देखा है लोग पुलिस वालों को देखकर हेलमेट पहनते हैं। हाथ में होते हुए भी पुलिस वालों को अरे! तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें पुलिस वाले को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, कुछ हो गया, तो उस पुलिस वाले का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा।
तो ये जो लोगों की सर सोच बन गई है ना कि एक तो चालान बना दिया शायद हेलमेट ना पहनने पे 500 या 1000 रुपए जो भी चालान, लोग उससे डरते हैं। अपनी ज़िंदगी से नहीं है उनको डर कि हमारे पीछे से बैक सपोर्ट कोई नहीं है, हमें अपनी फैमिली को देखना है। इसका डर किसी को नहीं है या ज़िंदगी चले हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पैसे चले जाएँगे। सबको अपने पैसों का डर है, ज़िंदगी का डर नहीं है। जो कि हेलमेट से इतना बचाव होता है, सर पे चोट ना लगना। बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी चोट लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। बट अगर माइंड पे चोट लगने पे वो चोट शायद कभी ठीक नहीं होती है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम गाड़ी चलाएँ तो हेलमेट ज़रूरी है। हमें पुलिस वालों को नहीं देखना और सरकार ने इसीलिए ही बनाया है कि जो चोट लगती है, कई परिवार ऐसे होते हैं कि चोट लगने के कारण किसी की डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही मैंने एक फ्रेंड सर्कल है, वो 3 लोग थे गाड़ी पे और तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था और बहुत तेज़ी से चला रहे थे। वो तीनों मतलब 2 की तो सडनली डेथ हो गई और एक अभी तक उसका एक साइड पैरालाइज़ है, सिर्फ़ किस लिए सर पे चोट लगी थी। बिल्कुल, सुनीता जी, तो ये बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उदाहरण भी है इस बात के, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो एक्सीडेंट के कारण जो है उनके साथ में दुर्घटनाएँ जो हुई हैं, एक्सीडेंट के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अगर आप बच भी गए हैं तो आप किसी लायक नहीं रह गए। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ में, अपनी सेफ्टी के साथ में हेलमेट लगा के ही आगे बढ़ें, हेलमेट लगा के ही चलें। आज भी तो जिसका सर शरीर आधा पैरालाइज़ है ना, वो अब भी गाड़ी पे नहीं बैठता, बाइक अब पे बैठने जाता है। की स्थिति अगर यही चीज़ अगर पहले से अगर सोचे होते, हेलमेट लगा के गए होते, तो मुझे लगता है कि उसकी ये हाँ, चोट ज़रूर आती, लेकिन इतनी इस तरह की चोट उनकी ना आती कि वो फैमिली ने बहुत झेला है, बहुत सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने कहाँ-कहाँ इलाज नहीं करवाया, तब जाके वो खड़े हुए हैं बिस्तर से, कोमा में चले गए थे वो। बिल्कुल सुनीता जी, आप जो है आपने देखा होगा कि लाल बत्ती क्रॉस करने की लोगों की बहुत बड़ी गंदी उत्सुकता आदत है। होती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मानते हैं कि जल्दबाज़ी है, बट एक होता है ना रूल रेगुलेशन को तोड़ना, वो पता नहीं क्यों लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि अगर रेड लाइट हुआ है ना, तो हम निकल जाएँगे। हमें वहाँ रूल तोड़ना है, हमें फॉलो नहीं करना है कि 2 मिनट रुक जाए, अगर कोई तोड़ रहा है तो उसको भी रोके, नहीं। वो चला गया ना तो मैं भी निकल जाऊँगा, उसे नहीं देखो, पकड़ा मुझे तो पुलिस लगता वालों ने है तो सुनीता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को ऊपर जाने की जल्दी है या रोड क्रॉस करने की जल्दी है। इतना जल्दी में निकलते हैं, किसी को नहीं देखते। अगर एक थोड़ा-सा भी मौका मिला तो देख लेते हैं कि यहाँ पुलिस वाले तो नहीं है या कोई जो है अ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है जो हमें देख रहा हो या देखते हैं यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है और फिर जो है यूं गाड़ी ले जाएंगे और बिल्कुल सी से निकल जाएंगे और इतना तेज निकलते हैं कि जितनी रफ्तार में आप आम उस तरह नहीं चलते हैं उससे तेज रफ्तार में आप जो है लाल बत्ती क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेहद खतरनाक है हम सबके लिए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप कभी भी लाल बत्ती को बिल्कुल क्रॉस करने की कोशिश ना करें। आप येलो बत्ती भी हो जाए तब भी आप अपने आप को सुरक्षित रखें, तैयार रखें, ना कि आप जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश करें। चूँकि अगर आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका भी नुकसान हो सकता है। चूँकि येलो लाइन आपके रुकने के लिए है कि आप तैयार हो जाएँ रुकने के लिए, आप या फिर आपको येलो बत्ती जो है वो सिर्फ़ इसलिए है कि आप अब तैयार हो जाएँ कि आगे आपको बढ़ना है, चूँकि आगे येलो के बाद में आपका ग्रीन आने वाला है। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं अभी येलो ही है, अब हम तुरंत निकल जाएँ, तो मुझे लगता है वो बेहद खतरनाक है और वो हमें उसको समझना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह की जो दुर्घटनाएँ होती हैं लाल बत्तियों में, वो बहुत दुर्घटनाएँ होती हैं और जब भी हम लोग कोशिश करते हैं तो उसमें दुर्घटना होने के ज़्यादा चांसेज़ होते हैं, बल्कि खतरनाक दुर्घटना होने के ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि छोटी-मोटी, चूँकि जो भी आप जिधर से ग्रीन लाइट है, उधर से आने वाली गाड़ी भी आपसे हो सकता है वो भी जल्दी में हो और वो तेज़ी में बढ़ता है और वो जो तेज़ी में आता है, तो फिर टक्कर होने के पूरे चांसेज़ होते हैं और टक्कर जो है बड़ी भयानक हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी कितनी भी जल्दी में हो 10 मिनट देर कर दें, लेकिन कभी जल्दबाज़ी पे रोड क्रॉस ना करें। यानी लाल बत्ती का ना तोड़ें, उसको क्रॉस करने की जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मौत कभी आपका वेट नहीं करेगी, उस तरह में आपको पहले ही आके ले जाएगी। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग हैं।
पार्किंग भी आपको आपने देखा होगा रोड के सीधे कभी कभी कोई कहीं भी रोड में लगा देते हैं, तो पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें। मुझे लगता है कि यह भी बहुत चिंता का विषय लगा हुआ है। अक्सर रोड में जाम होता है, अक्सर देखा होगा कि शहर के बीचों बीच जब हम लोग निकलते हैं तो जाम बहुत मुश्किल का जाम है। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि दुकानदार, जितनी दुकान उनके अंदर होती है, मकान के बिल्डिंग के अंदर होती है, उससे बड़ी दुकान तो वो रोड के बाहर निकाल के रखते हैं, सबसे पहले। दूसरा, जो लोगों की पैदल चलने का जो फुटपाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, उस फुटपाथ पे आपकी दुकान ही खुल जाती है, उसके सामने ठेले वाले लग जाते हैं। एक तो रोड का ये नुकसान हो जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि वहां पे आप की कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप गए हैं और आप वहां पे तुरंत गाड़ी खड़ी की है और अपने दुकान में चले गए हैं सामान लेने के लिए या कुछ भी। आपको कितना टाइम लग रहा है आप नहीं ध्यान देते, पीछे गाड़ियां जाम हो जाती हैं और पीछे जो है एक एक करके धीरे धीरे गाड़ी निकलना चालू हो जाती है, उस कारण से जाम होना चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है जो पार्किंग के जो स्थान है उस तरह, और आप तो शाहबाडेरी में रह रही हैं, शाहबाडेरी का जाम तो आपको पता है सुनीता जी। कैसा लगता है आपको शाहबाडेरी का जाम? क्या आप महसूस करती हैं जब आप मार्केट जाती हैं और कैसे निकलती हैं आप? मेरा मन करता है सर इससे बढ़िया मैं मार्केट जाऊं ना रात को जाऊं, क्योंकि ना तो बाइक से निकला जाता है ना पैदल निकला जाता है, क्योंकि दुकानें इतना घेर लेती है कि इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। और फिर अगर किसी के साथ चल रहे हो तो साथ नहीं चल सकते, बिछड़ ही जाना होता है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस तरह की समस्याओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको मिलकर के उसका पालन करना चाहिए। अगला हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं डिजाइन बनी हुई है तो सजावट के लिए बनी हुई है, और लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग जो है वह हमारे आप सबके लिए एक सुविधा के लिए है, पैदल चलने वालों के लिए है। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है सड़कों की सजावट के लिए नहीं होती है, उसका उपयोग करें जहां पर जिसका है। जेब्रा क्रॉसिंग में कभी अपनी गाड़ी ना खड़ी करें। और जेब्रा क्रॉसिंग तो मैं पूरी दिल्ली में देखता हूँ कि कोई इसका पालन करता ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं उसको देखती है। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली सरकार को इसमें और सख्त होना चाहिए कि जहां पर भी जेब्रा क्रॉसिंग है वहां पर एक कैमरा लगाएं और उसकी जो भी गाड़ी उसके ऊपर अगर खड़ी होती है तो उसको तत्काल जो है जुर्माना करें, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग तो कभी किसी ने देखा ही नहीं है। और मैं जहां भी जाता हूँ, इतना ही नहीं, चाहे वो सरकारी बस वाला क्यों ना हो या फिर प्राइवेट वाहन क्यों ना हो या आरटीवी क्यों ना हो, ऑटो क्यों ना हो, मोटरसाइकिल क्यों ना हो, जो भी हो वो जेब्रा क्रॉसिंग के आगे ही जाके खड़े होंगे या फिर जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े होंगे। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे अवेयरनेस किया है, जागरूकता किया है, लगातार प्रयास किया है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मैं सभी अपने दर्शकों से, सभी अपने दिल्ली वासियों से, देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ट्रैफिक का इस्तेमाल करें। कभी जो है जबरदस्ती लाल बत्ती क्रॉस मत करें। आप हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। आप हमेशा हॉर्न ना बजाएं, जहां पे जरूरत पड़े वहीं पे हॉर्न बजाएं। लाइन आप जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश मत करें। आप उचित पार्किंग के स्थान पे ही आप गाड़ी खड़ी करें। आप जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके गाड़ी मत खड़ी करें, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी करेंगे ताकि लोग जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आराम से क्रॉस कर सकें। तो ये बेहद जरूरी खबरें हैं, जानकारियां हैं जो मैं सबसे अनुरोध करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इसका पालन करेंगे। आप सरकार या नियम और जो नियम जो बनाए गए हैं आप उसका अच्छी तरह पालन करेंगे। एक और देखा होगा, क्योंकि हम लोग तो गांव में भी रहते हैं और शहर में भी रह रहे हैं, रहने वाले गांव के हैं और अभी हम लोग शहर में हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि रेलवे ट्रैक सिर्फ जो है रेल चलने के लिए बनाया गया है और उसे पार करने के लिए पुलों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ठीक है, कहीं पुल नहीं है तो जो अवरोधक बना हुआ है आपको उसके पीछे ही खड़े होना होगा। लेकिन अक्सर होता क्या है, आपका क्रॉसिंग नहीं है, गिरा हुआ है, बंद है गेट, इसके बावजूद भी गेट के नीचे से बाइक वाला नीचे झुकाएगा, अपना झुकेगा और सीधे क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और ये हमने अक्सर देखा है
और बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, मोटरसाइकिलें हैं, जीप हैं या वैन हैं, सभी गाड़ियां लगभग लगभग हम लोगों ने सुन चुके हैं कि उनका साइकिल इनका तक एक्सीडेंट ट्रेन से हुआ। तो जो रेलवे पुल हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा रेलवे पुल का इस्तेमाल करें, और जहाँ पे पुल नहीं बना हुआ है, आपके लिए ट्रेन के रेल की पटरी को क्रॉस करके जाना पड़ा है, वहाँ पे भी आपका एक सब स्टेशन बना होता है, और मुझे लगता है वहाँ ठहरिए का चिन्ह भी लगा होता है। आप उसको रुकें, वहाँ पे देखें, जब आपका गेट खुलता है तभी आप जाके क्रॉसिंग का इधर से उधर जाने की कोशिश करें। अगर आपका गेट नहीं खुलता तो आप तब तक इंतजार करें जब तक आपका गेट खुलता नहीं। और अक्सर देखा होगा सुनीता जी कि लोग ऐसा करते हैं, या फिर बिल्कुल। लोग जो है रेलवे स्टेशन में हमने देखा है, स्टेशन के अंदर हमने देखा है कि अक्सर लोगों ने, बहुत सारे स्टेशनों में मैंने देखा है और अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि पुल तो बना हुआ है, क्रॉसिंग के लिए पुल बना हुआ है, लेकिन पुल से जाने में देर हो जाएगी, लोग पटरी उसमें से जाते हैं। प्लेटफार्म में उतरते हैं, पटरी से क्रॉस करते हैं, फिर उधर एक आदमी हाथ पकड़ता है, फिर हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाता है। तो मुझे लगता है ये भी चर्चा हमें करना और इस विषय पे हमें बात करना, जागरूक होना, हम सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहती हैं आप इस तरह के चीज़ों को लेकर के? देखा है कभी आपने? हाँ जी सर, ये मैंने देखा है हॉलम्बी में कि साइकिल मतलब नीचे से करके और लेके जाना कितना रिस्की होता है। मुझे तो पैदल जाने में मतलब ट्रैफिक में मुझे जो रेलवे ट्रैक होती है, मुझे पैदल क्रॉस करने में भी डर लगता है कहीं ट्रेन ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत डरावना सा लगता है। दूर से देखो तो ट्रेन नहीं है, पर एकदम से पास आ जाती है, कब आ जाए वो नहीं पता चलता। और सर हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जो रूल रेगुलेशन बने हैं कि बाइक की कितनी स्पीड होनी चाहिए, कार की कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो इसका भी हमें कुछ फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग जो ब्रेकर बने होते हैं काफ़ी छोटे-छोटे से, तो वो इसलिए होते हैं कि तुम्हारी स्पीड अगर तेज़ भी है तो उसको स्लो करो उस जगह। पर उस जगह पे कुछ लोग स्लो नहीं करते और उसपे वो गाड़ी को उछाल देते हैं। और कई बार बैलेंस बिगड़ने पे भी एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट तुम्हारे साथ-साथ औरों का भी हो जाता है। कई बार हमारी गाड़ी उछल के किसी और के पे लग जाती है, किसी और का नुकसान। तो इस चीज़ पे भी हमें बात करनी चाहिए और बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल ध्यान सुनीता देना जी, चाहिए इस आपने चीज़। बहुत सही और सही दिशा पे आपने एक लोगों को मोड़ा है, जो आपने बताया है, और मुझे लगता है जो ब्रेकर हैं, आप उसको ध्यान दें और हमेशा ध्यान से चलाएँ, और स्पीड में इतनी जल्दबाज़ी मत करें कि इतनी जल्दबाज़ी में जाएँ कि जल्दी ही आपको जाना पड़ जाए। हम चाहते हैं कि आप जो है जल्दी जाने की कोशिश ना करें, बल्कि सफ़र को जल्दी सफ़र को लंबा लेके चलें, ताकि ज़िंदगी का उसी तरह आनंद लें, और सड़क पार करते वक़्त कार के सामने ना दौड़ें। अक्सर होता है, कार होता है या बाइक होती है और हम जल्दबाज़ी में दौड़ने की कोशिश करते हैं, दौड़ के क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। वह भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और अक्सर हमने देखा है, और ख़ासकर हमारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों को हम लोगों ने जो है घरों में ध्यान नहीं देते हैं और वो घर के बाहर खेलते रहते हैं, और अचानक वो बच्चा दौड़ता है। इसलिए अपने छोटे बच्चों के साथ में लोग पता नहीं क्यों बच्चों के साथ में शेयर करने में माँ-बाप को, भाई-बहन को, परिवार के लोगों को अपने बच्चों के साथ में ऐसी शेयरिंग में क्या समस्या आ रही है? चाहे वो अब्यूज़ की बातें हो तो नहीं शेयर करते हैं, शाम को बैठ कर के पढ़ाई की बातें हो तो नहीं शेयर करते हैं, रोड सेफ्टी की बात हो, ट्रैफिक जाम की बात हो या पॉल्यूशन की बात हो, इस पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ये जो चर्चा नहीं करना, वो ज़्यादा खतरनाक है सुनीता जी। और हमें सबको जो है चर्चा करना पड़ेगा, चर्चा करना चाहिए, और चर्चा के साथ में हमें ये बताना होगा कि ये कितना ज़रूरी है हमारे आपके लिए। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो इसका नुकसान हमें भुगतना ही पड़ेगा। अभी हमारे हमारे भागीरथ जी लिख रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं कि बेवजह हॉर्न बजाने पर भी चालान काटे जाने का प्रावधान किया जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है भागीरथ जी, किया है और ऐसा होता है। परंतु जब पुलिस सक्रिय होती है तो हम लोग कहते हैं कि पुलिस गलत कर रही है, और जब पुलिस अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बड़ा-बड़ा चालान होने लगा था, और जब चालान होने लगे थे तो लोगों ने खूब खूब नाटक करे, जबकि वो आप गलती करें ही नहीं तो आपका चालान होगा कैसे? आप नियम का पालन करें, और अगर आप नियम का पालन करेंगे तो चालान होगा ही नहीं।
लेकिन आप उसके लिए आप सोचते हैं कि नहीं ये हमें अच्छा नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि वो है। और वैसे सड़क पर पैदल यात्रा एवं साइकिल सवारों को चलना दुश्वार हो गया है। बिल्कुल भागीरथ जी सही कह रहे हैं। फुटपाथ तो दिल्ली के जो मेन शहर हैं, वहाँ कुछ खाली मिलते हैं। बाकी जो शहर चले जाइए आप, किसी कस्बे के बीच से गुजरिए, जहाँ से भी आप जाना हो, आप ज़्यादा कुछ देखना है तो आप शाहबाद डेरी आ जाइए, और शाहबाद डेरी के फुटपाथ पे आप एक कदम चल के दिखा दीजिए, आप चल ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपको फुटपाथ तो दिख ही नहीं रहा। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो ज़्यादा भयावह है, तो पुलिस को ध्यान देना चाहिए, बल्कि लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो फुटपाथ बने हुए हैं, लोगों के पैदल चलने के लिए बने हुए हैं, ना कि आपको उसमें दुकान खोलने के लिए हैं, ना आपको उसको जो है उसमें आपको अपनी दुकान को आगे बढ़ा करके मैदान बनाने के लिए है, ना आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए है। तो पदयात्री हैं या साइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो उस तरह के रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू भागीरथ जी, आपने इस तरह का जो संदेश दिया है, आपने जो बताया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिंकी ने भी यहाँ पे बिल्कुल लाइक लिखा है, तो थैंक यू पिंकी, आपने भी हमें देख रही हैं, समझ रही हैं। तो बहुत सारे साथियों ने लगातार 12 लोगों ने कमेंट किया है, 12 लोग लगातार हमें यानी कि लिखा है इस बारे में। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लगातार देख रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम के संबंध में यदि आप हमें सुझाव कुछ देना चाहते हैं, आप हमें बताना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आप बताएँगे क्या? हाँ जी सर। हमारी मेल आईडी है, अगर आपको हमें कुछ भी मेल करना हो, कमेंट करना हो, तो आप हमें कुछ भी, अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए प्रोग्राम, या अगर आप खुद भी आना चाहते हो, तो आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो, saksham.del1@gmail.com। ये ठीक, हमारी मेल आईडी है। हम दोबारा और दोहराए दे रहे हैं, saksham.del1@gmail.com। तो आप हमारी जो मेल आईडी है, आप हमें उसमें आप लिख सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारी जो पूरे एपिसोड के बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, सक्षम लाइव। आप उसमें जाएँ, सक्षम लाइव में जाकर के आप उसमें सर्च करें, आपको सक्षम लाइव में देखेंगे, आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़, चाहे वो लाइफ स्किल से जुड़ी वीडियोज़ हों, चाहे वो आपके जीने की जो अन्य प्रकार की शैलियाँ उससे हैं, चाहे वो आपके काम करने के तरीकों को लेके हों, या आपको ट्रैफिक पुलिस को लेकर के हों, पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, आरटीई एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, या फिर हमारे और भी जो बच्चों के होने वाले जो कार्यक्रम हैं, जिसमें आओ करके सीखे हैं, मेरी दास्तां मेरी कहानी है, और मेरे गुण, मेरे हुनर, जो सारे इस तरह की जो कलाएँ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर जाएँ सक्षम लाइव में, यूट्यूब में, और सक्षम लाइव में जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएँ, और सक्षम के कार्यक्रम देखने के पहले हकदार बनें, और साथ ही अपने दोस्तों को, चूँकि एक ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, सक्षम लाइव एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके जीवन जीने की सुरक्षा, जीवन जीने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बाल हित में काम करने वाला एक चैनल है, जो लगातार प्रयास कर रहा है बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों की सुरक्षा पे, आपके जीवन पे, आपको जीवन सुखमय बनाने के लिए। और साथ ही हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लगातार सक्रिय हैं, आपके बीच में जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और देखना समझना ही नहीं, बल्कि उस तरह के जो आइडियाज़ हैं, जो सबके लिए लाभदायक है, उनको ला करके उनको लिखते हैं, उनको राइटिंग करते हैं, और हम लोगों के बीच में रखते हैं, और हमारे यहाँ से कोई ना कोई साथी आपके बीच में बात करता है। और जैसा तो कि आप लोग समझते हैं कि मतलब सक्षम है क्या? अगर आप हमें और भी डीपली जानना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब से तो सिर्फ़ हम आपको वीडियोज़ दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं फेसबुक पे। पर अगर सक्षम को जानना है कि सक्षम है क्या? सक्षम करता क्या है? होता है ना किसी इंसान का बैकग्राउंड जानना, जैसे कि अगर कोई लेवल पे पहुँच जाता है। तो ऐसे ही अगर आप हमारा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं सक्षम का, तो सक्षम की एक आईडी है, सक्षम सोसाइटी। सर आप आईडी बताएँगे उसकी? तो वो आप जाएँगे www.sakshamsociety.org। आप मैं दोबारा बताना चाहूँगा, www.sakshamsociety.org।
आप हमारी जो वेबसाइट है, आप इसमें जाकर के सक्षम के बहुत सारे जो अपने काम हो रहे हैं, उस काम के आप भागीदार बन सकते हैं। आप उस काम के पार्ट बन सकते हैं और सक्षम को अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप जो है सक्षम के भागीदार बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा 9311124880। आप इसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अगर किसी इमरजेंसी में हैं और बच्चों से संबंधित अगर कुछ चर्चा करना चाहते हैं या हमें फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो सुनीता जी, आपका अंतिम संदेश क्या होगा? आप अगर चाहें तो दर्शकों को सर संदेश मैंने दें। जैसा कि ये देखा है कि कुछ फैमिलीज होती है, जो फैमिली जा रही होती है, उसमें अधिकतर बच्चे बीच में बैठे होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चा बैठा होता है, पर जो माँ होती है कई बार वो पता नहीं क्या सोच रही होती है, क्या नहीं। वो बच्चा अक्सर बच्चे को हवा लगती है तो बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने कई लोगों को ऐसे हेल्प की है, मैंने बोला है कि आप अपने बच्चे को सँभालो, क्योंकि वो एक साइड से लड़कियाँ वन साइड बैठती हैं, तो वो एक साइड से बच्चा गिरने को हो रहा होता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, अगर कभी भी आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, तो या तो उसे किसी चुन्नी से उसके पापा को साथ बाँध दो, या फिर उसको ऐसे पकड़ के बैठो कि उनको आपका बच्चा गिरे ना, क्योंकि मैंने ये केसेस बहुत देखे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सुनीता जी, कुछ इतनी बड़ी बात। कुछ होते हैं पापा जो बिना मतलब पीछे कोई नहीं बैठा है और बच्चा या 3 साल का है, 4 साल का है, उसको पीछे बिठा लेंगे और कहेंगे पकड़ो। चलो मैं मानती हूँ वो उस टाइम तो पकड़ के बैठ जाएगा, पर जब बच्चे को हवा लगती है वो सो जाता है। और वो छोड़ देगा तो आप हैंडल भी नहीं छोड़ सकते, ना उस बच्चे को पकड़ सकते हो। तो ऐसा कभी मत करो कि आप अपने बच्चे को पीछे सिर्फ़ अकेले बिठाओ। तो यही संदेश है सुनीता सर जी, मेरा। ये पूरा आप अपना अपना अनुभव आपने शेयर किया है, नहीं क्योंकि सर, मैं अक्सर बिल्कुल उनको अकेले नहीं भेजती मिस्टी को अपनी। मैं बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। तो ये आप बच्ची का अपना अपना अनुभव शेयर किया है और ये बहुत ज़रूरी अनुभव है। मैंने भी कई बार देखा है कि बस में यानी कि मोटरसाइकिल में जा रहे हैं और जी, बाप ने क्या किया कि पीछे बैठा देते हैं और कहते हैं कमर पकड़ो और अपना गाड़ी चलाने लगते हैं और वो धोखा, हवा लगे या ना लगे, लेकिन बच्चा है कभी हाथ छोड़ ही सकता है। क्योंकि हाँ उनको जी, इतनी समझ होती तो शायद वो और भी कुछ आपके जैसे गाड़ी चला रहे होते। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम बच्चे को इस तरह की खतरनाक सिचुएशन पे ना डालें और खुद उस स्थिति में ना पहुँचे कि हमें पछताना पड़े। हमेशा जो है अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो बच्चे को सेफ्टी के साथ में या तो पूरी अच्छी तरह पकड़ के रखें या फिर अपने एक ऐसी व्यवस्था रखें जिससे बच्चों को बाँधा जा सके, रोका जा सके। तो थैंक यू सुनीता जी, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बिल्कुल आपने सर। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जो है कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के लगातार प्रतिभागी बने हैं। आपका जो संदेश आ रहा है, आपका जो सुझाव आ रहा है, उन सभी सुझावों को हम नोट कर रहे हैं और हम कल आपको शाम 7 बजे इसी टाइम पे सक्षम लाइव प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ में, चूँकि कल एक मनोरंजन का काम है और मनोरंजन का आप सबको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल हम आयशा जी के साथ बैठ रहे हैं। पूरे सप्ताह में आपने जो भी हमें मैसेज लिखा है, जो भी संदेश दिया है, उस संदेश को हम आपको पढ़ के सुनाएँगे। तो आपने जो संदेश भेजा है, आप उसको सुनने के लिए कल ज़रूर तैयार रहिएगा। शाम 7 बजे मेरी कलम, मेरी आवाज़ पे आप सबका स्वागत है। तो थैंक यू सुनीता जी, आपका भी और सभी दर्शकों का थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद सक्षम लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।